यहाँ पे इन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि ये सारे के सारे बैंडेट्स अब यहाँ से भाग चुके हैं। मतलब ये जो एनिमी आर्मी था ये बैंडेट्स से तैयार हुआ था। वो सारे के सारे बैंडेट्स यहाँ पे इटालिका शहर के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। अब यहाँ पे प्रिंसेस जाते जाते सारे के सारे सोल्जर्स एंड लोगों को कह देता है खुद का होप ना छोड़ने के लिए एंड उसके साथ साथ हमेशा अलर्ट रहने के लिए, बिकॉज कभी भी उनके ऊपर फिर से वो बैंडेट्स आके अटैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सर्वेंट आके प्रिंसेस को पूछ लेती है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा उनको नुकसान हो चुका है, क्या यहाँ पे और कोई वे नहीं है ये जंग को रोकने का। अब यहाँ पे प्रिंसेस कह देती है कि हाँ, यहाँ पे एक ही वे है, उन सारे गेट्स को खोल देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। And अगर वो गेट्स खोल गया तो इस शहर में जितने सारे मेंस थे वो सब के सब मारे जाएंगे एंड जो सारे औरत हैं उन सबको रेप कर दिया जाएगा, बिकॉज ये लोग बैंडेट्स हैं एंड बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से प्रिंसेस यहाँ पे आर्मी को लीड कर रहे हैं खुद, जिससे वो इटाली का शहर को बचा पाए। अब यहाँ पे प्रिंसेस थोड़ा सा कुछ खाना पीना करते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा थके हुए थे इस जंग को लड़ने की वजह से, एंड वो यहाँ पे थोड़ा सा सो भी जाते हैं रेस्ट लेने के लिए। तभी हम लोग प्रिंसेस का ड्रीम देख पाते हैं। वो खुद के बचपन में बहुत ही ज्यादा डिलीजेंट स्टूडेंट थी एंड उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड सोर्समैन भी थी। अब यहाँ पे प्रिंसेस का खुद का एक लड़कियों का ग्रुप था जो उनके साथ ही ट्रेन करती थी, जिससे वो लोग भी बाद में टाइम पे पावरफुल सोर्समैन बन सके। अब यहाँ पे प्रिंसेस का जो मास्टर थी वो यहाँ पे आके प्रिंसेस को पूछ लेती है कि क्या ये बात सच है कि वो एक नाइट ऑर्डर बनाना चाहता है खुद का। प्रिंसेस यहाँ पे कह देती है कि हाँ, वो बड़े होके खुद का एक पर्सनल नाइट ऑर्डर बनाना चाहती है, जिससे वो इस पूरे के पूरे किंगडम का जो प्रॉब्लम है उन सबको सॉल्व कर पाए एंड उसके साथ साथ इस किंगडम को प्रोटेक्ट कर पाए। वो यहाँ पे आर्चरी के साथ साथ और भी बहुत सारे वेपन्स सीख लेती है। अभी हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग मोल्ट के बेटी को यहाँ पे उसकी नाइट ऑर्डर तैयार करने के लिए बधाई देती है एंड सारे के सारे सिटीजन्स के सामने नाइट ऑर्डर को अनाउंस कर देती है। तभी आ जाता है यहाँ पे अल्नस का वॉर, नसिल के साथ इंपीरियल किंगडम में, मतलब जापान के साथ इस वर्ल्ड का जो वॉर हो रहा था वहाँ पे। इस वर्ल्ड में एम्परर ने खुद के पर्सनल सोल्जर्स को चूज किया था पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड यहाँ पे प्रिंसेस एंड उनका नाइट ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ऑनरेबल गार्ड थी। यहाँ पे उनका उतना ज्यादा कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। प्रिंसेस ये सब कुछ सोच के बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो यहाँ पे खुद के मास्टर को पूछ रही थी कि हमेशा उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, जो जो बहुत ज्यादा बड़ा मिशन होता है वो उनको क्यों नहीं दिया जाता। वो लोग तो एक नाइट ऑर्डर है, लोग क्या सिर्फ और सिर्फ एक ऑनर गार्ड की तरह ही रह जाएंगे। यहाँ पे उनका फादर मतलब प्रिंसेस का फादर प्रिंसेस को क्या कोई भी जिम्मेदारी नहीं देगा। अब प्रिंसेस का मास्टर जो है वो यहाँ पे उनको समझाते हैं कि अभी उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, टाइम ऐसा जरूर आएगा जब इस किंगडम को उनका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा एंड उस टाइम पे वो लोग इस किंगडम को सबसे ज्यादा हेल्प भी करेंगे एंड ये नाइट ऑर्डर रिकॉग्निशन भी पाएगा। तभी यहाँ पे एम्परर मोल्ड खुद के बेटी को ऑर्डर दे देता है विल्नस हिल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। प्रिंसेस खुद का नाइट ऑर्डर एंड सोल्जर्स को लेके ये जो पूरा का पूरा वॉर चल रहा है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पे प्रिंसेस बहुत ज्यादा डीप स्लीप में थी, इसी वजह से उनको उठाने के लिए सर्वेंट है वो उनके ऊपर पानी फेंक देती है, जिसके बाद प्रिंसेस बहुत ज्यादा घबरा के उठ जाती है नींद से एंड वो यहाँ पे उस सर्वेंट को पूछ लेती है कि यहाँ पे क्या फिर से अटैक हुआ है। तभी यहाँ पे प्रिंसेस का जो मास्टर है, जो कमांडर भी है ऑल्सो आर्मी का, वो यहाँ पे प्रिंसेस को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, बिकॉज उनको अभी एक जरूरी चीज दिखाना है प्रिंसेस को। तभी यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि इतोमी का फुल स्क्वाड ऑलरेडी इटालिका शहर के बाहर आ गया था। उनका गाड़ी अभी इटालिका शहर के बाहर ही खड़ा हुआ था। तो ये देख के प्रिंसेस का जो सोल्जर्स है वो यहाँ पे प्रिंसेस को वार्न कर देते कि एनिमी उनके पास आ चुका है, बिकॉज ऑफ कोर्स स्पेनिश सोल्जर अब भी उनके लिए एनिमीज ही थे। प्रिंसेस भी यहाँ पे वॉल के अंदर से ये पूरा का पूरा सीन देख रहा था। प्रिंसेस यहाँ पे देख पाती है कि उस गाड़ी के अंदर से एल्फ, एक सॉर्सरेस एंड उसके बाद रोडी मार्क्यूरी निकलती है। और रोडी मार्क्यूरी को देख के वो सबके साथ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज वो इस वर्ल्ड में गॉड के समान है। वो लोग एनिमीज के साथ क्या कर रहे हैं ये भी सोचने लगते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसेस का सबऑर्डिनेट उनसे पूछ लेती कि अभी उनको क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे प्रिंसेस भी कह देती है कि अगर रोडी मार्क्यूरी बैंडेट्स के साथ हाथ मिला लेती तो अब तक इटालिका शहर का वजूद ही मिट जाता। बट यहाँ पे उसको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है एंड यहाँ पे प्रिंसेस के पास कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं है जो यहाँ पे को बता पाए कि ये जो लोग आए हैं ये उनके एनिमीज हैं या नहीं। तभी यहाँ पे प्रिंसेस थोड़ा सा खुद के मन में हाथुड़ी लेके आती है एंड तो दरवाजा है उसे खोल देती है एंड वहाँ पे खुद के सारे सोल्जर्स को कहते हैं रेडी रहने के लिए, बिकॉज वो लोग अगर उनके एनिमीज हुए तो प्रिंसेस खुद के आखिरी दम तक उन सबसे लड़ेगी, बट वो लोग अगर अलाइज हुए तो उनके लिए बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पे प्रिंसेस इतना ज्यादा जोर से उस गेट को खोलती है कि यहाँ पे इतोमी उस गेट के साथ टकरा के वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब प्रिंसेस यहाँ पे इतोमी की तरफ देखती है तो वो बाकी सबको पूछ रही थी क्या ये उसकी वजह से हुआ है। बाकी सब भी तो यहाँ पे हाँ कह देते हैं। तभी इतामी का जो सबॉर्डिनेट्स है वो यहाँ पे उसको पुकारने लगते हैं, बट यहाँ पे उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता इतोमी के पास से। अभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे इतोमी एंड बाकी 3 लड़कियों को इटालिका शहर के अंदर प्रिंसेस घुसने में अलाउ कर दी थी। यहाँ पे टूका बहुत ज्यादा गुस्सा थी, वो यहाँ पे प्रिंसेस को पूछ लेती कि उसने ऐसा क्यों किया इतोमी के साथ। अभी वो लोग इतोमी को पानी छिड़क के जगा देते हैं। अब इतोमी का स्क्वाड मेंबर्स तो बहुत ज्यादा परेशान थे उसके लिए, बिकॉज बहुत टाइम से इतोमी का कोई भी रिप्लाई यहाँ पे नहीं आ रहा था। तभी इतोमी जागते ही सबसे पहले उसके सबॉर्डिनेट्स को रिप्लाई देते हैं एंड ये भी कह देते कि भी वो
वो लोग सेफ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसका सबॉर्डिनेट भी यहाँ पे कह देता है कि अगर थोड़ी देर और लेट हो जाता शायद से वो लोग यहाँ पे शहर के अंदर चार्ज भी कर देते। अभी तो मैं खुद के कोर्ट को अभी स्टैंड बाय पे रहने का ऑर्डर देता है। और उसके बाद वो शहर के अंदर जितने सारे लोग थे उन सबसे पूछने लगते कि ये जो उसके साथ हुआ अभी उसका एक्सप्लेनेशन अभी कौन देगा। यहाँ पे सबके सब तो प्रिंसेस के ऊपर नजर दे के बैठी हुई थी। अब वो ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, कहने लगती कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पे प्रिंसेस का जो सबॉर्डिनेट थी वो यहाँ पे आके प्रिंसेस को डिफेंड करते हुए कहती है कि वो लोग क्या पागल हो चुके हैं, ये जो लेडी उनके सामने खड़ी हुई है ये इस एम्पायर का थर्ड प्रिंसेस पीना कोलाडा है। जो सुन के इतोमी एंड बाकी सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे इतोमी एंड वो तीन लड़कियों को प्रिंसेस जालिका शहर का जो कैसल है वहाँ पे लेके चली जाती है। वो यहाँ पे इतोमी एंड उन तीनों को समझाने लगती है का फैमिली बैकग्राउंड एंड उसके साथ साथ अभी उनके पास कितना ज्यादा पावर है एंड अभी इस एम्पायर का हालत क्या है इस वर्ल्ड की वजह से। तभी प्रिंसेस आडा यहाँ पे उन सबको इस शहर का जो रूलर है उनसे मिलाती है। जब वो लोग उस गेट से अंदर जाते हैं तो देख पाते हैं कि एक छोटा सा बच्ची वहाँ पे फोन पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बच्ची कैलिका शहर का जो फॉर्मर किंग था उसका बेटी है एंड फॉर्मर किंग मारे जाने की वजह से अभी इस किंगडम को रूल करने का फुल जिम्मेदारी इस बच्ची के ऊपर आ गया है। इसी वजह से स्वर में अगर बच्ची के ऊपर उम्मीद करके आर्मी का लीड का जो जिम्मेदारी है वो इस बच्ची को दे दिया जाता तो कैलिका शहर कब का बर्बाद हो जाता। सो यहाँ पे भी के लिए कैलिका शहर का जो आर्मी है उसको प्रिंसेस लाडा लीड कर रही है। अब प्रिंसेस एंड इटोमी यहाँ पे ये सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब इटोमी यहाँ पे प्रिंसेस को ऑफर करती है कि वो लोग भी उनको हेल्प करेंगे इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रिंसेस ये बात सुन के एग्री हो जाती है बट यहाँ पे वो इटोमी को पूछ लेती है कि उन लोगों का इससे फायदा क्या होगा। तभी इटोमी उनको रिप्लाई देती है कि इतना ज्यादा क्योटिक सिचुएशन में शायद से वो लोग जो ड्रैगन स्किल्स लाए थे वो कभी भी वो सेल नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे उनका हेल्प करेंगे। तभी प्रिंसेस यहाँ पे ऑर्डर दे देता है बाहर खड़े हुए जितने सारे इटोमी के सोल्जर्स हैं उन सबको अंदर आने के लिए। अब यहाँ पे वो लोग अंदर आ जाते हैं बट प्रिंसेस का जो सबॉर्डिनेट है वो यहाँ प्रिंसेस को पूछ रही थी कि क्या उन लोगों ने ठीक डिसीजन लिया इन सबको अंदर ले आके, क्या ये लोग सच में उन लोगों का हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे इतोमी का जो कैप्टन था वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो यहाँ पे इतोमी को ये सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है एंड कहता है कि वो लोग क्यों अभी उस शहर पे गए हैं, अभी इतोमी के पास और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। एंड वो यहाँ पे कैप्टन को एक और रिक्वेस्ट भी कर लेता है। अभी हम लोग देख पाते हैं इतोमी एंड उसका ग्रुप शहर का जो नॉर्थ गेट था वहाँ पे पहरा दे रहा था एंड जो साउथ गेट था वहाँ पे प्रिंसेस एंड उनकी आर्मी डिफेंड करने वाली थी। यहाँ पे उन बैंडिट्स के अंदर बहुत सारे आके इस एरिया को स्काउट कर दिए एंड ये इटोमी भी देख पाया। तभी इटोमी का सबॉर्डिनेट यहाँ पे आके कहता है कि ये लोग वर्सेस स्काउट करने के लिए आए हैं, इनके पीछे और भी 600 बैंडेड सोल्जर्स हैं। यहाँ पे इतने ज्यादा सोल्जर्स भी इनफ नहीं होगा इस पूरे के पूरे शहर को घेरने के लिए। सो इसी वजह से वो लोग शायद से कोई एक ही गेट के ऊपर फोकस करके खुद का अटैक करेंगे। तभी यहाँ पे इटोमी खुद के फुल ग्रुप को ये सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है एंड वहाँ पे ये भी कहता है कि शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एम्पायर का थर्ड प्रिंसेस आई है एंड अगर वो लोग यहाँ पे प्रिंसेस को हेल्प करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बाद वाला टाइम पे एम्पायर के साथ नेगोशिएशन करने में। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ही ज्यादा संभल के इस शहर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उन सारे के सारे बैंडेट से। एंड इसके साथ साथ ही वो सब के सब नाइट गॉगल्स भी पहन लेते हैं बिकॉज अभी ये नाइट टाइम होने वाला है इस वजह से। अब रोरी भी यहाँ पे उनके साथ थोड़ा सा बातें करने लगती है एंड वो टमी का जो नाइट गॉगल्स है उसे लगाने में टमी को हेल्प भी करती है। अब रोरी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज वो गॉडेस ऑफ डेथ से बराबरी करती थी, इसी वजह से यहाँ पे भी इस तरीके का वॉर होता था उसके लिए एक एक्साइटेड फीलिंग आता था। यहाँ पे रोरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है इस वॉर के लिए बट यहाँ पे इतोमी उसको समझाने लगती है कि इतना ज्यादा भी एक्साइटमेंट का बात नहीं है, यहाँ पे वो लोग बहुत ही जल्दी इस वॉर को खत्म कर देंगे। तभी हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंसेस के साइड में मतलब साउथ गेट की तरफ वहाँ पे अचानक से बहुत सारे फायर एरोस प्रिंसेस के आर्मी के ऊपर बैंडेट्स ने चला दिया था। इस वजह से प्रिंसेस के आर्मी का बहुत सारे सोल्जर्स भी घायल हो गए थे। अब यहाँ पे जो कमांडर थे वो बाकी सारे सोल्जर्स को कहते हैं एरोस फायर करने के लिए। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि बैंडेट्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड थे एंड बहुत ज्यादा फॉर्मेशन मेंटेन करके आ रहे थे। उनके पास बहुत ही ज्यादा अच्छा शील्ड था सारे एरोस से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन होने की वजह से प्रिंसेस लाडा का जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा खतरे में आ गया था। यहाँ पे जो बैंडेट्स थे वो बहुत ज्यादा स्पीड से लैडर्स की हेल्प से वॉल्स को भी चढ़ने लगे थे। अब इटामी भी ये सब चीजों को देख पाती है। वो यहाँ पे सोचने लगती है कि क्या उन लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए बट वो खुद के सबॉर्डिनेट को पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या प्रिंसेस ने कोई सिग्नल भेजा है उनके लिए जिससे वो लोग वहाँ पे से बैकअप की तरह जा पाए। वो उसका सबॉर्डिनेट भी कहता है कि नहीं अभी तक के लिए कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं आया है। अब वहाँ पे प्रिंसेस के पास जो सोल्जर्स थे वो उतना ज्यादा ट्रेंड सोल्जर्स नहीं थे, वो मैक्सिमम इटाली का शहर का जो सिविलियंस थे उनको लेके एक टेम्पोररी आर्मी टाइप का
तैयार किया गया था। इसी वजह से उनके लिए इन सारे बैंडेट्स को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो लोग चढ़ के यहाँ पे हर एक सोल्जर्स को मारने लगते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं जो वॉल था उसके ऊपर बैंडेट्स चढ़ के प्रिंसेस का जो आर्मी है उसको मार गिराता है। ये देख के प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ पे सोचने लगती है कि ये सब कुछ तो उनके प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग सोच भी नहीं पाए थे कि बैंडेट्स इतना ज्यादा प्लान से ये अटैक को करेंगे। तभी हम लोग देख पाते हैं शहर के अंदर से जो गेट था उसको दो लोग मिलके खोल देते हैं, जिसकी वजह से बाहर के जितने सारे बैंडेट्स थे वो शहर के अंदर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसेस तो और भी ज्यादा डर गई थी इतने सारे बैंडेट्स को देख के, बिकॉज यहाँ पे इनके पास इनफ सोल्जर्स तो नहीं था सबसे लड़ने के लिए। यहाँ पे इटोमी का जो ग्रुप है उसको आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। वो भी यहाँ पे सोचने लगती है कि भी अगर वो लोग इटोमी के ग्रुप को बुलाएंगे तो वो आ जाएगा उनके हेल्प के लिए, भी उनके साथ यहाँ पे क्या होने वाला है। यही सोचते हुए प्रिंसेस बहुत ज्यादा डर जाती। इटामी ने खुद के कैप्टन को जो रिक्वेस्ट किया था वो रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कैप्टन हर एक सोल्जर्स को ग्राउंड के ऊपर गैदर करते हैं। यहाँ पे वो अनाउंस करते हैं कि इटाली का शहर के ऊपर एक हमला होने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोल्जर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है एज ए बैकअप की तरह। वहाँ पे इस एम्पायर का थर्ड प्रिंसेस कोलाडा को उनको बचाना है। इसी वजह से यहाँ पे एक टीम को इटाली का शहर में भेजा जा रहा है। अब ये सुनते ही सारे के सारे लिeutenants एंड कमांडर्स इस मिशन में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। एंड वो यहाँ पे खुद के लीडर को पूछने लगती है क्या वो जा सकते हैं। तभी यहाँ पे लीडर कह देते हैं कि ग्राउंड से इटाली का शहर में जाना उनके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्पॉसिबल है। उनको ग्राउंड से जाने में बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। इसी वजह से अभी टीम 4 को जो हेलीकॉप्टर्स है उन सबके साथ इटाली का शहर की ओर भेजा जा रहा है। एंड यहाँ पे जो लीडर है वो टीम 4 को रेडी हो जाने के लिए कहते हैं एंड इटाली का शहर में जाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। जो सुन के टीम 4 का जो कैप्टन थे वो भी एग्री हो जाते हैं। एंड फिर हम लोग देख पाते हैं कि टीम 4 यहाँ पे रेडी होकर खुद के हेलीकॉप्टर्स के साथ इटाली का शहर की ओर चला गया था। अब यहाँ पे इटाली का शहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे बैंडेट्स ने प्रिंसेस का जितने सारे सोल्जर्स है उन सबको मार रहा था। इवन प्रिंसेस का एक सबॉर्डिनेट नाइट भी वहाँ पे इन सारे बैंडेट्स के हाथों से बेरहमी से मारा जाता है। अब इस बैंडेट गैंग का जो लीडर था वो यहाँ पे खुद के बैंडेट्स को कह देते कि उन्होंने प्रिंसेस का जो आर्मी है उसको हरा दिया है एंड यहाँ पे उन लोगों ने इटाली का शहर को कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पे जितने सारे लोग रिटेलिएट कर रहे हैं उन सबको मार देने का ऑर्डर भी वो दे देता है। ये सुन के सारे बैंडेट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब प्रिंसेस तो सब कुछ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा थी। यहाँ पे सोचने लगती कि अभी उनको क्या करना चाहिए जिससे वो सारे बैंडेट्स को मार पाए। अब यहाँ पे इटामी खुद के ग्रुप के साथ अभी भी साउथ गेट को पहरा दे रहा था, बट यहाँ पे रूडी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो खुद के एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अब यहाँ पे इटोमी के सबॉर्डिनेट को पूछ लेते हैं कि ईस्ट गेट में जो सब चल रहा है उनमें क्या कोई भी न्यूज अभी तक उनके पास आया है प्रिंसेस के पास से। तो सबॉर्डिनेट कहता है नहीं अभी तक नहीं आया। बट इटोमी यहाँ पे ये तो समझ जाता है कि ईस्ट गेट में कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है। तभी ईस्ट गेट की तरफ लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे बैंडेट्स घुस के यहाँ का जो नॉर्मल सिविलियंस है उसके ऊपर अटैक करके मार रहे थे। अब यहाँ पे इटोमी थोड़ा सा सोच के टीम का एक सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है इस एरिया को गार्ड करने के लिए, उनका जो बाकी सारे सोल्जर्स है उन सबको लीड करने के लिए। एंड वो यहाँ पे खुद के साथ कुछ सोल्जर्स को लेके इस गेट की ओर जाने का ऑर्डर देता है। यहाँ पे रोडी को भी टोमी का एक सबॉर्डिनेट कहता है कि वो लोग अभी ईस्ट गेट की ओर जा रहे हैं। जो सुन के तो रोडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो यहाँ पे का जो एक्स टाइप का चीज है उसको उठा के बहुत ही ज्यादा स्पीड से दौड़ते दौड़ते एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जंप करते हुए चली जाती है। अब इटोमी एंड उसका ग्रुप भी एक गाड़ी में बैठ के बहुत ही ज्यादा स्पीड से ईस्ट गेट की ओर जा रहा था। अब यहाँ पे इटोमी को ये भी पता चल गया था कि उसका जो बैकअप आने वाला है वो ऑलरेडी ऑन द वे पे है। अब यहाँ पे जितने सारे हेलीकॉप्टर्स थे वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स को लीड करने वाले ऑर्डर देते हैं म्यूजिक को ऑन करने के लिए। तभी एक बहुत ही ज्यादा लाउड म्यूजिक बजता है एंड वो सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स फॉर्मेशन में रहते हुए बैटल ग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं। अब रूडी तो बहुत ज्यादा स्पीड से उस एरिया की ओर जा रहा था। अब यहाँ पे उतर के ही रूडी एक एक करके जितने सारे बैंडेट्स थे उन सबको मारने लगती है। उसे देख के तो सारे के सारे बैंडेट थोड़ा सा रुक जाती है एंड सोचने लगती है कि अचानक से उनके साथ क्या हुआ। तभी गेट के बाहर से भी हम लोग देख पाते हैं कि वो सारे हेलीकॉप्टर्स इन सारे बैंडेट्स के ऊपर अटैक किए जा रहा था एंड यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर्स बहुत सारे बैंडेट्स को मार भी देता है। अब ये बैंडेट्स उन सारे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है बट उनका अटैक लगता है उससे पहले ही वो सोल्जर्स उन सारे बैंडेट्स के ऊपर बॉम्ब फेंक के उनको भी मार देते हैं। अब यहाँ पे इतना ज्यादा तेजी से गोली का बरसात हो रहा था कि एक भी बैंडेट इस अटैक से बच नहीं पाता। तब यहाँ पे इटोमी का जो सबॉर्डिनेट थी वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उन सारे बैंडेट्स के साथ लड़ने के लिए ले जाती है। अब ये देख के इटोमी एंड उसका एक और सबॉर्डिनेट बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है बिकॉज ये उनके प्लान में नहीं था। वो फिर एक दूसरे को कवर देते हुए उस एरिया पे जा रहे थे। अब यहाँ पे रूडी तो खुद के ही स्टाइल से बहुत ज्यादा स्पीड से इन सारे के सारे बैंडेट्स के ऊपर का एक्स से अटैक किया जा रहा था एंड ये सारे बैंडेट्स का पावर उतना ज्यादा भी नहीं था कि वो रूडी को रोक पाए। इवन रूडी के ऊपर मल्टीपल बैंडेट्स एक साथ अटैक कर रहे थे फिर भी रूडी उन सारे के सारे अटैक्स को डॉच कर ले रहा था एंड बहुत ज्यादा स्पीड से उन सबको मार रहा था। अब इटोमी का जो सबॉर्डिनेट था वो भी यहाँ पे आके उन सारे बैंडेट्स को खुद के गन से मारने लगती है। वो एंड रूडी मिल के यहाँ पे बैंडेट्स को मारे जाती है। तभी यहाँ पे रूडी जाके सारे बैंडेट्स का जो लीडर था उसको मार देता है। यहाँ पे जो बैंडेट लीडर था वो रोडी को देख के समझ पाती कि ये तो प्रिस्टेस ऑफ डेथ है बट
वो जब इस वॉर पे आई थी, उनको ये समझना चाहिए था कि ये अब उनका वॉर नहीं रहा, ये तो कब का उनके हाथ से निकल गया था। अब यहाँ पे शहर के अंदर एक जगह पे बहुत सारे बैंडर्स गैदर थे, ग्राउंड टाइप के एरिया में उन सबको कैद करके रखा गया था। जो लोग हेलीकॉप्टर्स चला रहे थे वो यहाँ पे टोमी और उसके सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है उस एरिया को खाली कर देने के लिए 10 सेकंड के अंदर, बिकॉज 10 सेकंड में वो लोग गोली चला के वहाँ पे जितने सारे लोग हैं उन सबको मार देंगे। तभी इटोमी रोरी को उठा के वहां से सर्किल के बाहर चला जाता है। यहाँ पे 10 सेकंड के बाद ही हेलीकॉप्टर से गोलियों का बौछार उन सारे बैंडेट्स के ऊपर आता है, जिससे वो सारे के सारे बैंडेट्स वहां पे मारा जाता है। अब ये सारा का सारा आर्सेनल, हेलीकॉप्टर्स एंड वेपन्स देख के प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पे वो भी सोचने लगती है कि इस एरिया पे चल क्या रहा है, क्या यहाँ पे ह्यूमनली पॉसिबल है इतना कम सोल्जर्स से इतने सारे लोगों को मार देना, वो भी कुछ मिनटों के अंदर। अब टाउन के जितने सारे लोग थे वो भी यहाँ पे इटोमी को थैंक्स करने लगते हैं, बिकॉज उन लोगों की वजह से आज उनका टाउन बच पाया। तभी हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंसेस यहाँ पे उन सारे हेलीकॉप्टर्स की तरफ देख रही थी एंड उनको देख के प्रिंसेस थोड़ा सा डर जाती है। अब यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि इटोमी अब भी रोडी को कैरी करके थी, बट यहाँ पे इटोमी इस तरीके से रोडी को कैरी करके थी, उससे रोडी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड यहाँ पे इटोमी को आग के ऊपर एक घूसा मार देती है। अब जितने सारे डेड बॉडीज थे उन सबको जापानीज सोल्जर्स यहाँ पे क्लियर कर रहे थे एंड यहाँ पे टाउन के पीपल्स को हेल्प कर रहे थे रिकवर करने में। अब प्रिंसेस यहाँ पे खुद के सबॉर्डिनेट को मर जाने के दुख में थोड़ा सा शोक पालन करती है। तभी यहाँ पे प्रिंसेस एंड उनका सबॉर्डिनेट जो लड़की है वो दोनों एक साथ डिस्कस करने लगती है कि यहाँ पे उन्होंने आज जो देखा वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो लोग ये भी समझ पाए कि क्यों उनका आर्मी विलनेस हिल में जाके इतने ज्यादा इजीली हार गई थी। अब प्रिंसेस यहाँ पे ये भी बताती है कि आज अगर किसी ने इस टाउन को बचाया वो है इस सारे लोग का, तो इस टाउन में बचाने का इतना ही योगदान था जितना इंपीरियल सोल्जर्स का होता है। आज अगर ये सारे सोल्जर्स नहीं रहते यहाँ पे तो वो कभी भी इन सारे बैंडेट से इस टाउन को नहीं बचा पाती। वो यहाँ पे कहती है कि ये लोग जो है ये उनका एनिमीज नहीं हो सकते, इन लोगों ने खुद के ही सही बट इस टाउन को बचाने में उनका हेल्प किया था। इसी वजह से अभी प्रिंसेस को इनके साथ नेगोशिएशन करना चाहिए। अब प्रिंसेस यहाँ पे सबके सामने नेगोशिएशन का हर एक बातें रख देती है। वो यहाँ पे कह देती है कि इटाली का शहर का जो बिजनेस कॉर्पोरेशन है वो अब से जेडीएस का ट्रेडिंग के साथ ट्रेड करेगा एंड यहाँ पे एक ट्रेडिंग पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे और कुछ डिमांड्स भी जेडीएस आर्मी एंड उसके साथ साथ प्रिंसेस आर्मी भी एक दूसरे के साथ रखते हैं। यहाँ पे एक एग्रीमेंट को प्रिंसेस का जो सबॉर्डिनेट थी वो एग्री नहीं करती कि यहाँ पे इन सारे जो बैंडेट्स थे उनमें से जो जो बच गए थे उनको ठीक तरीके से रखने का वादा। अब यहाँ पे प्रिंसेस का सबॉर्डिनेट कह देती कि वो लोगों ने आके यहाँ पे काउंटलेस ऑफ लोगों को मारा है, तो क्यों अभी वो इन सारे बैंडेट्स को बचाना चाहता है। तभी यहाँ पे लिलिया एज ए ट्रांसलेटर के हिसाब से उन सबको समझा देती है कि ये जेडीएस का रूल है एंड उनको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी प्रिंसेस का जो सबॉर्डिनेट थे वो यहाँ पे इस रूल को भी एग्री कर लेती है। यहाँ पे एक ट्रीटी भी साइन किया जाता है। अभी यहाँ पे प्रिंसेस के मास्टर एंड ऑल्सो द कमांडर के साथ बातें कर रही थी। वो यहाँ पे कहती है कि इन लोगों ने इटाली का शहर में जो टैक्स मिलता है मतलब बिजनेस है उस टैक्स से ट्रीटी को साइन करके टैक्स फ्री बिजनेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रिंसेस का मास्टर भी कह रही थी कि उन्होंने जो आज किया है उसके लिए ये चीज तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, उनका डिमांड और कुछ भी नहीं है। प्रिंसेस भी कहती थी कि नहीं उनका और कोई डिमांड नहीं है, वैसे भी उन सब के साथ इस तरीके का निगोशिएशन करने में उनका जान ही निकल गई है, इसी वजह से वो अभी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहती है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंसेस अभी के रूम पे चली जाती है। अब यहाँ पे इटोमी बचे हुए बैंडेट्स में से जितने सारे लड़की था उन सबका जान बचाने के लिए उन सबको के साथ ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। उनमें से बहुत सारी लड़कियों को वो चूज भी कर लेता है अल्लाह हिल में ले जाने के लिए। तभी वो सबके सबको वो सारे हेलीकॉप्टर्स में दस हिल की ओर भेज देता है। तब यहाँ पे इटामी का जो सबॉर्डिनेट था वो इटामी को पूछ रहे थे कि वो तीनों लड़कियां अभी कहाँ हैं। तो इटामी उनको कह देते कि वो लोग अभी थोड़ा सा नेगोशिएशन कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, मतलब उन लोगों ने जो मेन मोटिव से इटाली का शहर पे आया था ड्रैगन स्केल को बेचने के लिए वही अभी वो तीनों कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि एक बिजनेसमैन आके लिलिया के साथ ही नेगोशिएशन कर रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी लिलिया को कोई भी टैक्स नहीं देना था ट्रीटी की वजह से लिलिया को बहुत ज्यादा फायदा भी मिलने वाला था। अब यहाँ पे बहुत सारा नेगोशिएशन करने के बाद अल्टीमेटली फाइनल प्राइस आता है एंड जो बिजनेसमैन था वो लिया का हर एक ड्रैगन स्केल को खरीद लेता है एंड एक अमाउंट ऑफ मनी लिया को पे भी कर देता है। अब यहाँ पे इटोमी एंड उसका स्क्वाड उन लोगों की गाड़ी के साथ उनके बेस की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक से उन लोगों को रास्ते पे फिर से बहुत सारा स्मोक दिखाई देता है। अब वो लोग जब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो ये नॉर्मल स्मोक नहीं था, ये था धूल मिट्टी की वजह से तैयार किया हुआ एक स्मोक। यहाँ पे फायर फ्लावर क्रिस्ट लगा हुआ नाइट ऑर्डर उन लोगों के हॉर्स के साथ कहीं पे जा रही थी। अब उन लोगों को देख के इटोमी समझ जाता है कि ये प्रिंसेस का नाइट ऑर्डर है। ये नाइट ऑर्डर के अंदर सब
सब के सब लड़कियां थी। अब इटोमी उसका ग्रुप जब वहाँ पे जा रही थी तभी उनको रोकते हुए प्रिंसेस का नाइट ऑर्डर आके इटोमी को पूछ लेती है कि वो लोग अभी कहाँ से आ रहे हैं एंड अभी कहाँ पे जाएंगे। तभी इटोमी यहाँ पे कहता है वो लोग अभी इटाली का शहर से आए हैं एंड अभी वो लोग खुद के बेस अल्लास हिल की ओर जा रहे हैं। अल्लास हिल सुन के वो लोग समझ पाते हैं कि ये तो उनका एनिमी है। जो सुन के प्रिंसेस का जो नाइट ऑर्डर की लीडर थी वो यहाँ पे इटोमी के ऊपर खुद का शॉट को रख देती है। ये देखिए इटोमी गाड़ी से बाहर निकल के सबको समझाने जाती है कि यहाँ पे उन लोगों ने उनका हेल्प भी किया है इटाली का शहर को बचाते हुए एंड उसके साथ साथ प्रिंसेस के साथ वो नेगोशिएशन भी किया था। अब ये सब कुछ ना सुनते हुए वो लड़कियां यहाँ पे इटोमी के ऊपर शॉट रख के उसको धमकाने लगती है। तभी यहाँ पे इटोमी खुद के हर एक सोल्जर्स को फायर ना करने का ऑर्डर देता है एंड यहाँ से भाग जाने का ऑर्डर देता है एंड वो लोग इटोमी का यही प्लान को फॉलो करते हुए खुद के गाड़ी को रिवर्स गियर में लेके जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाते हैं एंड यहाँ पे इटोमी उन सारे लड़कियों के पास कैप्चर हो जाता है। यहाँ पे इटोमी भी समझ गया था कि उसके साथ अभी कुछ ना कुछ एक बुरा चीज होने वाला है। अब इटामी को कैप्चर करने के बाद वो लड़कियां इटामी को लेकर फिर से इटाली का शहर की ओर चला गया एंड वहां पे जाके वो प्रिंसेस से फिर से मुलाकात की। इसी वजह से इटाली का शहर के बाहर इटामी का जो फुल स्क्वाड है वो लोग वेट कर रहे थे। उन लोगों को अभी तक ये पता नहीं था कि उनके कैप्टन के साथ हुआ क्या है, बट यहाँ पे ये तो भरोसा था उनके पास कि प्रिंसेस उनको जान से नहीं मारेंगे। इसी वजह से वो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं शहर के बाहर जिससे कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे ना तैयार हो जाए। अब प्रिंसेस तो यहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। लोग सोच रहे थे कि उनका नाइट ऑर्डर इस तरीके की गलती कैसे कर सकता है। लोगों ने ऑलरेडी इटामी के साथ एक ट्रीटी साइन कर लिया था, बट अभी प्रिंसेस का जो नाइट ऑर्डर ने इटामी का हालत किया है, इससे बाद वाले टाइम पे शायद से वो लोग उनके कंट्री के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देंगे एंड अभी प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा परेशानी में था कि कैसे वो इस सिचुएशन को ठीक कर पाए। एंड हम लोग देख पाते कि इटामी का हालत बहुत ज्यादा खराब है एंड यहाँ पे वो लड़कियों ने इटामी को मार मार के बहुत ज्यादा बुरा हालत में पहुंचा दिया था उसे। अब आज का ये सिचुएशन की वजह से प्रिंसेस ने जो ट्रीटी साइन किया था उसका जो रूल्स तैयार किया गया था उन सबको ऑलरेडी प्रिंसेस के नाइट ऑर्डर ने वायलेट कर दिया है। अब इसी वजह से यहाँ पे प्रिंसेस का मास्टर भी कह देते हैं कि रेडियस आर्मी अभी इनके ऊपर इस रीजन की वजह से अटैक कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड टैक्टिक्स है कोई भी एम्पायर के लिए वॉर स्टार्ट करने का। अभी प्रिंसेस भी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ बट उसे क्या करना चाहिए जिससे ये सब कुछ ठीक हो पाए। तभी यहाँ पे प्रिंसेस का मास्टर ये भी कह देता है कि उनको शायद से यहाँ पे माफी मांगना चाहिए इटामी के पास से। तभी यहाँ पे प्रिंसेस उनके मास्टर को कहती थी क्या वो जाके डायरेक्टली उनके पास माफी मांगेगा, वो एक प्रिंसेस है। बट यहाँ पे उसका मास्टर क्या देता है बट हम लोगों को पता है उनका पावर कितना ज्यादा है, यहाँ पे हमारा आर्मी कभी भी इन सारे सोल्जर्स के सामने टिक नहीं पाएगा, इसीलिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। अब इटामी के स्क्वाड का जो लड़की थी वो यहाँ पे कहती है कि इटामी का यहाँ पे ठीक रहेगा बिकॉज उनका कैप्टन को देख के तो नहीं लगता है कि उन सब के बाद में भी वो वहाँ पे बच पाएंगे। बट यहाँ पे इटामी का और कोई एक सबॉर्डिनेट क्या देता है कि नहीं शायद से उनका कैप्टन यहाँ पे ठीक रहेंगे। हाँ दूसरा एक सबॉर्डिनेट भी ये कहता है कि हाँ वो अल्टीमेटली एक रेंजर है। जेडीएस में रेंजर का होना बहुत ज्यादा गर्व की बात है। रेंजर बनने में उनको बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। अब ये सुन के वो लड़की यहाँ पे सुनने लगती है उनका कैप्टन रेंजर, बिकॉज रेंजर करने के होने के लिए एक बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग के अंदर से जाना पड़ता है एंड उनके कैप्टन को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी इतने ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गए हैं। एंड ये सोचते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो बिल्कुल एक शॉक में चली जाती है। वो लड़की भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती है कि रेंजर क्या है। असली बात पे ये रेंजर एक स्पेशल मिलिट्री डिवीजन है जो बहुत सारे हार्ड मिशन में जाने के लिए रेडी किया जाता है एंड उनके अंदर ही इटामी एक है जो बिलीव करना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। इस सोचते सोचते वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पे वो तीनों लड़की भी ये देख के समझ पाती है कि इटामी शायद से एक बहुत अच्छा पावरफुल डिलीजेंट सोल्जर है। अभी इटामी का स्क्वाड एंड वो तीनों लड़कियां वहाँ पे टकली का शहर की ओर छुप के घुसने वाला था। अभी वो लोग और ज्यादा वेट नहीं कर सकते थे उनके कैप्टन के लिए। अब यहाँ पे टू का खुद का स्लीपिंग मैजिक को यूज करके जितने सारे गार्ड्स थे उन सबको वहीं पे सुलवा देता है। वो सारे के सारे गार्ड यहाँ पे खुद की पोजीशन में बेहोश हो जाते हैं। इसी वजह से इटामी के स्क्वाड को बहुत ही ज्यादा आसानी से इटाली का शहर का जो कैसल है वहाँ पे एंट्री मिल जाता है एंड वो लोग इटाली का शहर की ओर घुस जाते हैं। अब यहाँ पे इटामी एक घर के अंदर बेहोशी से उठता है। वो यहाँ पे सोचने लगती है अभी वो कहाँ पे है। तभी वो खुद के आसपास में देख पाता है कि एक रैबिट गर्ल, एक कैट गर्ल, उसके साथ साथ मड्यूसा इसका हेयर में बहुत सारे स्नेक्स है, वो गर्ल एंड एक ह्यूमन गर्ल एज ए मेड की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे जो हेडमेट था इटाली का शहर का वो यहाँ पे आके इटामी को मोस्ट केयर ले रहे थे। अब यहाँ पे इटामी लोगों से पूछ लेता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वो हेडमेड यहाँ पे सबको इंट्रोडक्शन देता है एंड पूरे के पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन करके इटामी को कहता है कि उनका जो प्रिंसेस है उन्होंने ऑर्डर दिया है इटामी का अपमोस्ट केयर करने के लिए। इसी वजह से इटामी को अभी कोई भी चीजों का जरूरत पड़े तो वो हेडमेडन को बता सकती है। तभी यहाँ पे हेडमेड इटामी को ये भी कह देते हैं कि उनके साथ आज जो हुआ वो बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल होगा इटामी के लिए, बिकॉज इटामी ने इटाली को शहर को बचाने के लिए खुद का जान दे दिया था। अगर आज इटामी पूरे के पूरे इटाली का शहर को बर्बाद करना चाहता है इस गलती के लिए तो यहाँ पे प्रिंसेस एंड उनका आर्मी भी इस चीज में इटामी का साथ देगा। यहाँ पे उनका जो भी डिमांड है वो सब कुछ पूरा करेगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है उनसे कि सारे के सारे सिविलियंस इस शहर से बाहर निकल जाए एंड उसके साथ साथ ये जो ट्रीटी हुआ था इसकी वजह से एम्पायर में कोई खतरा ना है। अब ये सब कुछ सुन के इटामी उनको समझाने लगती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं
होगा उनके साथ। यहाँ पे ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हुआ है। ये इतामी समझ पा रहा है एंड उनको उतना ज्यादा परेशानी लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब इस तरीके का जेनरसिटी के लिए हेडमेट्स एंड बाकी सारे मेट्स यहाँ पे इतामी को शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हम लोग देख पाते हैं कि इतामी का फुल स्क्वाड यहाँ पे कैसल के अंदर घुसने का कोशिश कर रहा था। बहुत ही ज्यादा संभाल संभाल के वो लोग आ रहे थे। तभी यहाँ पे जो बनी मेट है उसे वो उन बाहर से मतलब कैसल के बाहर से बहुत सारे लोगों के आने का आवाज सुनाई देता है। अब यहाँ पे हेडमेट समझ जाती है कि सबके सब शायद से इतामी का फ्रेंड्स होगा। सो यहाँ पे वो उस रैबिट को कह देता है सबको बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुली कैसल के अंदर ले आने के लिए। अब ये ऑर्डर सुन के बनी भी वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे हेडमेट ये भी ऑर्डर दे देता है कि अगर इनमें से कोई भी इतामी सामा का फ्रेंड नहीं हुआ तो उन सबको क्या करना है रैबिट को पहले से ही पता है। अब ये चीज देख के इतामी भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये रैबिट यहाँ पे क्या कर सकती है, ये दोनों कौन है। तभी यहाँ पे हेडमेडन इतामी सामा को थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए कहती है एंड उसके साथ साथ सारी चीजों के ऊपर उतना ज्यादा फिक्र देने का मना करती है। एंड यहाँ पे ये सारे के सारे जो मेट्स थे वो सब ये इटाली का किंगडम का जो फॉर्मर किंग थे उन सब का सर्वेंट्स है एंड ये लोग हाईली ट्रेंड असैसिन भी है। फॉर्मर जो किंग थे वो इन सारे अलग अलग टाइप्स जैसे कि कैट, रैबिट, इन सब के ह्यूमनॉइड फॉर्म का सर्वेंस रखना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसी वजह से इस किंगडम पे बहुत सारे टाइप्स के क्रिएचर्स टामिसामा को देखने को मिलेगा ह्यूमन के अलावा। अब यहाँ पे तो प्रिंसेस बहुत ज्यादा परेशानी में भी थी एंड उसके साथ साथ गुस्से में भी थी। वो यहाँ पे दोनों को कह देती कि उन्होंने इतामी के साथ जो जो कुछ किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने इतामी को एज ए प्रिजनर की तरह प्रिंसेस के पास लाई थी, वहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया था। अब इस रीजन की वजह से शायद से जेडीएस आर्मी उनके ऊपर अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे इसी वजह से जो ट्रीटी था उसका भी वायलेशन हुआ था। यहाँ पे प्रिंसेस उन दोनों को फिर से समझा देती कि इतामी के पास जो आर्मी है वो एक फायर ड्रैगन को हराने का पावर रखता है। अगर वो लोग एक एक्सक्यूज मिल जाता है उनको फिर से ये वॉर स्टार्ट करने का तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल तैयार हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे सबके सबको ऐसा प्रिटेंड करवाना पड़ेगा उनको जैसे ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। एंड इसीलिए ही प्रिंसेस यहाँ पे ऑर्डर देता है उनका बॉडी को यूज करने के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पे कैसे यूज की बात किया जा रहा है। तभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स एक साथ बैठ के मेट्स के साथ बात कर रहे थे। यहाँ पे वो लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली मैनर पे बात कर रहे थे एंड खुद के कैप्टन को सही सलामत देख के लोग बहुत ज्यादा खुश भी थे। तभी हम लोग उस रूम के बाहर में वही नाइट को देख पाते हैं जो उस रूम के बाहर अट्रैक्टिव ड्रेस पहन के खड़ी हुई थी। वो यहाँ पे खुद के दिमाग में ये पूरा का पूरा सिचुएशन सोचती है। फिर दरवाजे को खोल के जब अंदर जाती है तब देख पाती है कि सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा मजे में थे एंड वो लोग एक दूसरे का पिक्चर्स भी खींच रहे थे। अब ये देख के तो वो नाइट भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसके साथ सोचने लगती है ये सब लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। तभी वो नाइट यहाँ पे इतामी की तरफ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड सोचने लगती है कि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट है उसके लिए। इसी वजह से वो इतामी के पास जाके उसे एक बहुत जोर से थप्पड़ मार देती है वहीं पे सबके सामने। अब यहाँ पे इतामी के गाल पे थप्पड़ का निशान देख के फिर से प्रिंसेस बहुत ज्यादा निराश हो जाती है एंड बहुत ज्यादा गुस्सा भी। वो यहाँ पे पूछ लेती है कि इसने इतामी के गाल पे इस तरीके का निशान दिया है। तभी वो नाइट फिर से कहती है कि यहाँ पे उसने अनइंटेंशनली ये कम कर दिया एंड सारा का सारा ब्लेम वो खुद के ऊपर ले लेती है। अब ये सुन के तो प्रिंसेस और भी ज्यादा निराश होकर गुस्सा हो जाती है। सोचने लगती है कि एक लड़की कितनी बार उनके किंगडम को इस तरीके से खतरे में डाल सकती है इवन दो वो लड़की एक ऑनरेबल नाइट है फिर भी। तभी यहाँ पे इतामी प्रिंसेस को कहती है कि लोगों को अभी जाना पड़ेगा बिकॉज हायर अप्स है उनके पास इतामी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल चीजें डिस्कस करने के लिए इतामी को बुलाया गया है एंड अभी अर्जेंटली इतामी को खुद के बेस में वापस जाना है। अब ये सब कुछ सुन के तो प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हायर अप्स के पास जाना मतलब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है ये सब कुछ शायद से इतामी खुद के हायर अप्स को रिपोर्ट कर देगा एंड फिर उनके साथ क्या होगा वो सोचती प्रिंसेस बहुत ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ पे इतामी को थोड़ी देर और रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है बट इतामी के लिए अभी इस एरिया पे रुकना पॉसिबल नहीं था। अब ये सब कुछ सुन के तो वो लोग सोचने लगते हैं कि जेएसडीएफ अगर ये सब कुछ के बारे में जान पाए तो उनका फ्यूचर क्या होगा। वो सोचते ही प्रिंसेस डर जाती है। इसी वजह से प्रिंसेस यहाँ पे टैमी को कहती है कि वो दोनों भी उनके साथ उनके बेस जाएंगे एंड जो हायर अप्स है उनके साथ बात करके ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड जो मेस क्रिएट हुआ है इन सब के ऊपर माफी मांगेंगे जिससे वो लोग जो ट्रीटी है उसको प्रोटेक्ट कर पाए। अब यहाँ पे हमें सुबह का टाइम दिखाया जहाँ पे इतामी एंड उसके स्क्वाड गाड़ी में बैठ के रेडी हो गए थे के बेस में जाने के लिए। प्रिंसेस एंड उनका सबॉर्डिनेट तो थोड़ा सा डरी हुई थी बट फिर भी वो लोग हिम्मत जुटा के उस गाड़ी में बैठ जाती है। अब यहाँ पे इतामी को ऑर्डर आया था प्रिंसेस एंड उनके सबॉर्डिनेट को बहुत ज्यादा केयरफुली उनके बेस में ले आया जाए जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे इतामी भी समझ पाती है कि प्रिंसेस बहुत ज्यादा सीरियस है पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड उसका जिम्मेदारी अब यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तभी इटाली का शहर के कैसल के हर एक मेट्स को गुड बाय कहते हुए इटामी का स्क्वाड वहां से निकल जाता है के बेस की ओर। अब जाते जाते भी यहाँ पे प्रिंसेस बहुत ज्यादा परेशान थी एंड ये सब के बारे में सोच रही थी। तभी यहाँ पे उनका सबॉर्डिनेट प्रिंसेस को कहती है कि वो लोग अल्नस हिल पे पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो लोग इतनी जल्दी अल्नस हिल पे पहुंच गए। लोग जिस इसके ऊपर बैठे हैं उसका स्पीड कितना होगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स खुद के गन से ट्रेन कर रहे थे। हेलीकॉप्टर्स था, टैंक्स था, उन सब
के सब का डेली ट्रेनिंग कर रहे थे एंड इन सब का ट्रेनिंग देख के प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। प्रिंसेस यहाँ पे पूछने लगती है ये किस तरीके का सॉर्सरी वो लोग यूज कर रहे हैं। तभी यहाँ पे लिली उनको समझा देती है कि ये कोई सॉर्सरी नहीं है, ये उनका वेपन्स है एंड इसको वो लोग गन्स कह के पुकारते हैं। उनके हर एक सोल्जर्स के पास इस तरीके का एक गन रहता है, जो सुन के ही प्रिंसेस और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि हर एक सोल्जर्स के पास इतना ज्यादा पावरफुल चीज है। हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग टैंक्स को देखते हैं एंड उन टैंक्स को देख के वो लोग सोचते हैं कि ये कोई मेटेलिक एलिफेंट होगा। बट यहाँ पे लिली उनको ये भी समझा दी थी कि इन लोगों को इस चीज का नाम टैंक बुलाया जाता है एंड ये टैंक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है जो कि एक एक आर्मी को बहुत जल्दी तबाह कर सकता है मिनटों के अंदर। अब ये सब कुछ देख के तो प्रिंसेस समझ जाती है कि ये सोल्जर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग एम्पायर के ऊपर अटैक कर देते तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा एंड ये सोचते सोचते वो और भी ज्यादा डर जाती है। अब बेस में पहुंचने के बाद प्रिंसेस डायरेक्टली गाड़ी से उतर के इटामी के साथ बात करने के लिए उनके पास चला जाता है और जाते ही प्रिंसेस वहां पे बात कर पाती उससे पहले ही इटामी वहां पे प्रिंसेस को सॉरी कहती है एंड कहती है उसको और थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनके सीनियर से, इसी वजह से वो भाग के कहीं पे चला जाता है। अब ये सोचते ही प्रिंसेस थोड़ा सा परेशान हो जाती है बिकॉज उन्होंने उनका आखिरी चांस खो दिया था इटामी से माफी मांगने का। अब यहाँ पे जेएसडीएफ का लीडर एंड उनका असिस्टेंट के साथ साथ लिली ट्रांसलेटर के हिसाब से एंड प्रिंसेस एंड उनका सबॉर्डिनेट यहाँ पे एक मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। वो लोग यहाँ पे पूरे के पूरे चीज के बारे में डिस्कस करना चाहते थे, जहाँ पे जेएसडीएफ का लीडर प्रिंसेस को पूछ लेती कि उनको यहाँ पे आने के टाइम पे क्या कोई भी प्रॉब्लम हुआ है। तो प्रिंसेस भी यहाँ पे कह देती कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ऑफकोर्स इन लोगों के अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर रहने की वजह से लिली यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम करती है। वैसे ही करते करते वो लोग थोड़ा बहुत बातें करने लगते हैं सिचुएशन के बारे में। तभी यहाँ पे एसडीएफ के लीडर का जो असिस्टेंट है वो यहाँ पे पूछ लेती है कि लोगों को ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था कि उनका जो नाइट ऑर्डर है वो टामी को किडनैप करके फिर से टालिका शहर में लेके चले गए थे। वहाँ पे उन सारे लड़कियों ने टामी को बहुत ज्यादा मारा भी था, जो सुनते ही वो असिस्टेंट भी थोड़ा सा हंस पड़ी थी। ये सब कुछ सुन के प्रिंसेस और उसका असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड वो लोग थोड़ा सा डर भी जाते हैं। तभी यहाँ पे एसडीएफ का लीडर उनके असिस्टेंट को कहते हैं प्रिंसेस एंड उनके सबॉर्डिनेट को उनका रूम दिखाया जाए एंड उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। वो लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा डरे हुए हैं ये सब कुछ देख के, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीटिंग करना उनके लिए ना अच्छा नहीं रहेगा। अभी हमें यहाँ पे टामी को दिखाया जाता है जो टुका के साथ बात कर रहा था। वो यहाँ पे टुका को समझाती है कि उन लोगों को अभी एक बहुत ज्यादा जरूरी काम करने के लिए अर्थ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे वो जरूरी काम है एक डाइट या फिर डिबेट का। गवर्नमेंट ने एक डिबेट रखा था बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कैजुअलिटी हुआ था एंड इन सारी कैजुअलिटी का जो आंसर्स है वो सब कुछ जेएसडीएफ के सोल्जर्स को देना था एंड एज ए प्रूफ के हिसाब से अगर यहाँ पे टुका उनके साथ जाती है तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सोच के टुका थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है कि वो अभी एक दूसरे वर्ल्ड पे जाएगा इस गेट के उस पार में। तभी वो इटामी को पूछ रही थी कि अगर वो यहाँ पे जाता है तो क्या इटामी खुश रहेगा। तभी यहाँ पे इटामी भी रिप्लाई देता है कि हाँ वो जरूर से खुश होगा, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका ही डिसीजन नहीं, बाकी जितने सारे इस कैंप पे लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे अगर टुका यहाँ पे उनको हेल्प करते हैं। तो ये सब कुछ सुन के टुका वहाँ पे इटामी के ऑफर को एग्री कर लेता है। अब ये सब कुछ रोडी भी सुन लेती है एंड वो भी यहाँ पे इटामी को डिमांड करती है दूसरे वर्ल्ड पे ले जाने के लिए उसे भी। अब थोड़ा सा नाइट का टाइम दिखाया जहाँ पे इटामी खुद का काम खत्म करके थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था। यहाँ पे सोचने लगता है कि अभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आने वाला है बिकॉज टाइट समन किया गया है एंड इस वजह से उसे पूरा का पूरा जो सिनेरियो है एंड जो जो अभी तक हुआ है उन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा काम है। वहाँ पे अगर उनके साथ कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो जापान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब कुछ सोचते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे लिली आके इटामी के साथ बात करने लगती है। वो यहाँ पे इटामी को कहती है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। इटामी भी यहाँ पे समझ पाते हैं कि लिली इतने टाइम तक ट्रांसलेटर के हिसाब से बहुत ज्यादा काम कर चुकी है, इसी वजह से वो थक गई है। तभी वो यहाँ पे लिली को कह पाती, उससे पहले वो देख पाती कि लिली वहाँ पे ही सो जाती है, जो देख के टामी लिली को लेके उसके क्वार्टर में जाके उसे उसके बेड में सुला देते हैं एंड वो भी थके रहने की वजह से लिली के पास बैठ के सो जाता है। अब प्रिंसेस एंड उनका नाइट तो यहाँ पे ये सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे उनके रूम में बैठ के। अब यहाँ पे प्रिंसेस का सबॉर्डिनेट जो है वो प्रिंसेस को पूछ रही थी क्या ये लोग सच में उनके साथ वॉर करेंगे वो ट्रीटी वायलेशन के लिए। प्रिंसेस भी यहाँ पे कह देती कि उनको देख के तो ऐसा नहीं लगता एंड उनका बातें सुन के भी प्रिंसेस को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग अभी कोई वॉर चाहते हैं एंड वो लोग अगर यहाँ पे वॉर चाहते भी तो वो कब का पूरे के पूरे एम्पायर को उनके पावर से कब्जा कर लेते। बट यहाँ पे प्रिंसेस को ये चीज पता करना पड़ेगा कि वो लोग इतना ज्यादा पावरफुल रहने के बावजूद क्या चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए वो खुद का जान भी दे सकते हैं, वो कहाँ से आए। इसी वजह से उन लोगों को अभी उस एरिया पे जाना पड़ेगा। अब ये सुन के उनका नाइट भी हैरान होकर प्रिंसेस को पूछ रही थी क्या वो सच में उस एरिया पे जाना चाहती है। तभी हमें नेक्स्ट डे का मॉर्निंग दिखाई जहाँ पे टामी का स्क्वाड का
तीन मेंबर्स इटामी एंड उसका दो सबॉर्डिनेट्स के साथ साथ टूका, लेलेई एंड रोरी मौजूद था गेट के सामने। वो 6 लोग अभी उस गेट से जापान में जाने वाले थे उस डाइट में। उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्टर्ब किया गया था बिकॉज अभी जापान में विंटर चल रहा है तो उनको ठंडा भी लग सकता है। तभी यहाँ पे प्रिंसेस लाडा एंड उनका जो नाइट है वो भी आ जाते हैं, जो देख के इटामी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो यहाँ पे सोचने लगता है कि ये दोनों भी क्या उनके साथ जाने वाले हैं। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट यानागी इटानी को समझा देता है कि उन लोगों का जो परमिशन चाहिए था वो सब कुछ उनको मिल चुका है एंड यहाँ पे उसका पेपर्स भी वो इटामी को दे देता है। एंड यहाँ पे जो प्रिंसेस एंड उनका नाइट जा रहे हैं ये बात सबके ऊपर सीक्रेट है, इसी वजह से बहुत ही ज्यादा संभाल के इटामी को इन सबको लेके उस वर्ल्ड पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे सेफ रहना पड़ेगा। जो सोचते ही इटामी भी समझ जाता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गया है एंड यहाँ पे वो गेट को भी खोला जाता है जिससे सबके सब जापान में जाने वाले थे। इटामी अभी सबको लेके जापान में आ चुका था। प्रिंसेस जब जापान में पहली बार कदम रख के जापान का नजारा देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचती है यहाँ पे ये क्या है, इतने सारे वहाँ पे बिल्डिंग्स थे, उन सबको प्रिंसेस वॉल समझ रही थी बट तभी वो उनके अंदर पे बहुत सारे ह्यूमंस को भी देख पाती है। अब यहाँ पे लेलेई प्रिंसेस को समझाती है कि जापानीज लोगों ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर लिया है उनके सिविलाइजेशन में, इसी वजह से वो लोग लिमिटेड स्पेस को कैसे करके यूटिलाइज करना है मोस्ट एफिशिएंटली उसका वे भी यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं। एंड यहाँ पे इतने सारा जो बिल्डिंग्स उनको दिख रहा है वो सब के सब रहने का घर या फिर काम करने का जगह है सारे लोगों के लिए। अब ये सब कुछ सुनने के बाद तो प्रिंसेस और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो खुद के दिमाग में सोचने लगती है कि ये लोग इतने ज्यादा एडवांस है जो इस तरीके का बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स भी तैयार कर सकते हैं, तो उनके साथ वर्ड लेने का खतरा प्रिंसेस कभी भी नहीं उठा सकती। इसी वजह से यहाँ पे जितना सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है उन सबको प्रिंसेस को इसी टाइम पे खत्म करना पड़ेगा। अब जापान में विंटर चलने की वजह से टुका को थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, इसी वजह से टामी का जो सबॉर्डिनेट लड़की था वो यहाँ पे टुका को पूछ लेती है कि क्या उसे ठंडा से बचने के लिए कोई जैकेट या फिर स्वेटर टाइप का चाहिए। अब टुका यहाँ पे मना कर देती है, कहती है कि वो अभी सही है। तब वो लड़की भी कहती है कि अच्छा ठीक है बट उसे अगर कुछ भी चाहिए तो वो बता सकती है। अब इन सब का सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जापानीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी से मिस्टर कोमाकाडो को भेजा था जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा सेफली जापान के गवर्नमेंट हाउस में लेके आया जाए। अब कोमाकाडो सबसे पहले यहाँ पे आके इटामी को खुद का इंट्रोडक्शन देता है। अब इटामी उसको देख के ही पहचान जाता है। अब यहाँ पे कोमाकाडो इटामी का फुल हिस्ट्री सबके सामने बताने लगता है। वो यहाँ पे ये भी बताता है कैसे इटामी एक सोल्जर बना, उसके बाद कैसे ये जो इंसिडेंट था ये होने के बाद उसे सेकंड लेफ्टिनेंट में प्रमोट कर दिया गया। अब यहाँ पे कोमाकाडो बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाता है इटामी का बिकॉज इटामी एक टाकू था एंड उसके साथ साथ वो काम में बहुत ज्यादा स्लैकी भी था। बट तभी यहाँ पे कोमाकाडो इटामी को पूछ लेता है कि अगर ऐसा ही बात है वो इतना ही ज्यादा स्लैकी है तो कैसे वो जापान का जो एस मिलिट्री ग्रुप है मतलब स्पेशल फोर्स ग्रुप उसमें ज्वाइन हो पाया। ये जो स्पेशल फोर्स ग्रुप है ये और भी ज्यादा हार्ड एंड टफ मिशन के लिए जापानी सोल्जर को तैयार करता है। ये ग्रुप में घुसना नॉर्मल सोल्जर्स के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये चीज सुन के तो वो लड़की फिर से हैरान हो जाती है। यहाँ पे सोचने लगती है कि का कैप्टन यानी कि इटामी इस तरीके का बिहेवियर एंड एटीट्यूड लेके एक रेंजर एंड उसके साथ साथ स्पेशल फोर्स में भी है, ये तो वो बिलीव ही नहीं कर पाती। इटामी भी यहाँ पे मकाडो को कहता है कि उसने उसका जो होमवर्क है वो करके आया है। अब ये सब कुछ सुन के तो इटामी का जो सबॉर्डिनेट लड़की थी वो पागल जैसी हो गई थी। वो यहाँ पे बिलीव ही नहीं कर पाती थी कि इटामी एक स्पेशल फोर्स के अंदर भी है। अब यहाँ पे कोमाकाडो थोड़ा सा रेस्पेक्ट दिखाते हुए इटामी को कहता है ना ज्यादा स्लैकर होने के बावजूद कोई अगर स्पेशल फोर्सेस में ज्वाइन होके उसे इतना ज्यादा इजी दिखा सकता है तो उस जैसे सोल्जर को सल्यूट बनता है। फिर कोमाकाडो उन सबको लेके बस में बैठ जाते हैं। अब अभी तक वो लड़की यहाँ पे ये सब कुछ सुन के रो रही थी। वो सोचने लगती है कि ये क्या उसका एक ड्रीम है या फिर उसने यूं ही ये सब कुछ सुन लिया। अब टूका, लेलेई, रोडी एंड प्रिंसेस लाडा यहाँ पे जापान का ब्यूटी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पे तब क्रिसमस फेस्टिवल भी चल रहा था। वो लोग एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है एंड बाहर का नजारा देख के वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे इटामी कहता है कि इन लोगों को इस ड्रेस में वो लोग कभी भी टाइट बिल्डिंग के अंदर नहीं लेके जा सकते, लोगों को एक प्रोफेशनल ड्रेस पहनाना पड़ेगा। इसी वजह से वो लोग सबसे पहले क्लोथिंग हाउस में जाते हैं ड्रेस खरीदने के लिए। वहाँ पे जाके वो लोग सबसे पहले टुका के लिए एक अप्रोप्रिएट ड्रेस खरीदते हैं। अब यहाँ पे लेलेई तो कोई और ड्रेस पहनने से मना कर देती है बिकॉज का ये ड्रेस ही कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे रोडी कोई और ड्रेस नहीं पहन सकती बिकॉज जो काम करती है उसके लिए यही ड्रेस उसका परमानेंट ड्रेस है, इसलिए वो कभी भी ड्रेस नहीं चेंज करती है उसका। अब ये सब कुछ खरीदने के बाद लोग खाना खाने के लिए एक जापानीज रैमन होटल में जाते हैं जहाँ पे वो लोग सबसे पहले बहुत ही ज्यादा टेस्टी रैमन खाते हैं। वो रैमन डिश को देख के प्रिंसेस लाडा एंड उसका सबॉर्डिनेट थोड़ा सा डर के सोचने लगती है कि ये तो रॉ मीट है, क्या उन लोगों को ये मीट खाना पड़ेगा। बट जब वो पहला बार ये चीज को खुद के मुंह में लेती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इतना ज्यादा डिलीशियस फूड उन लोगों ने कभी भी इससे पहले नहीं खाया था। अब सारा का सारा खाना पीना होने के बाद वो लोग डाइट हाउस की ओर निकल जाते हैं। एंड जब पहुंचने के बाद उका, लेलेई एंड प्रिंसेस लाडा रोडी यहाँ पे एक जगह पे उतर जाता है
एंड इतामी उन लोगों को उनका डेजिग्नेटेड लोकेशन में लेके जाते हैं। अब प्रिंसेस लाडा एंड उनका सबॉर्डिनेट जो है बस पे ही थे। लोग पूछ लेते हैं कि वो लोग क्या यहाँ पे नहीं उतरेंगे, तभी इतामी का सबॉर्डिनेट वहाँ पे कहता है कि नहीं, उनके लिए और एक स्पेशल जगह पे अरेंजमेंट किया गया एक मीटिंग के लिए। तभी हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंसेस लाडा एंड उनके सबॉर्डिनेट को ले जाके वो लोग एक रूम के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे जापान का जो प्रेसिडेंट है उनका हाफ में दो गवर्नमेंट स्पेशल आए थे निगोशिएशन करने के लिए प्रिंसेस के साथ। इससे उन लोगों का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सब कुछ क्लियर हो पाए एंड उन लोगों के अंदर शांति बना रहे। अब यहाँ पे जो डाइट बैठाया गया था, ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था सारे के सारे जापान के लोगों के अंदर, तो वो सब लोग ये सब कुछ की आंखों से टीवी में देख सकते थे। अब इस डाइट के अंदर इटामी, टोका, रोरी एंड लेई चारों ही बैठे हुए थे। अब इन चारों के लिए क्वेश्चन पूछने का जो जिम्मेदारी दिया गया था वो डाइट का एक मेंबर कोहारा मिजुकी को दिया गया था। कोहारा मिजुकी सबसे पहले यहाँ पे इटामी को बुलाती है उनका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब इटामी वहाँ पे आते ही मिजुकी पूछ लेती है कि जो उस वर्ल्ड पे ड्रैगन फाइट हुआ था तब स्पेशल रीजन पे, उसमें 150 रेफ्यूजीज मारे गए थे। अब इतना ज्यादा कैजुअलिटी यहाँ पे क्यों हुआ? यहाँ पे क्या जेएसडीएफ खुद का काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे? क्यों इतने सारे लोगों को उन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था? अब यहाँ पे तो इटामी बहुत ज्यादा रिलैक्स मैनर पे मिजुकी को बोल देती है कि वो लोग उस पॉइंट ऑफ सिचुएशन पे कुछ भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनका जो वेपन्स था वो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का था एंड उसके साथ साथ उनके पास इतना ज्यादा हेवी आर्सेनल भी नहीं था उस जैसा एक ड्रैगन को मारने के लिए। एंड जो एक ड्रैगन होता है वो एक टैंक के बराबर होता है, इसी वजह से ड्रैगन को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। एंड अभी जापानीज गवर्नमेंट जिस तरीके से स्पेशल रीजन के सोल्जर्स का बजट है उसको कमा रहा है, उससे इस तरीके का बड़े बड़े क्रिएचर्स से लोगों को बचाना उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक और मेंबर भी कह देते हैं इटामी के सपोर्ट में कि हाँ, उनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो ड्रैगन स्किल्स के ऊपर, वहां पे उनको पता चला ये ड्रैगन स्किल बहुत ज्यादा हार्ड है, इसी वजह से कोई नॉर्मल गन्स या फिर बॉम्ब से इस ड्रैगन को नहीं मारा जा सकता। तो इसी वजह से यहाँ पे इटामी और उसके सपोर्ट को ब्लेम करना सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेलेई को बुलाया जाता है ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के। अब लेलेई को मिजुकी पूछ लेती है कि वहाँ पे क्या जेएसडीएफ सोल्जर्स ने बहुत सारे इनकन्वीनियंस किया था जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए? यहाँ पे वो जो रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं वहाँ पे क्या सब कुछ उनको सही तरीके से मिल रहा है? ये सुन के लेलेई वहाँ पे उनको कह देता है कि इनकन्वीनियंस, ऐसा इनकन्वीनियंस, वहाँ पे जो जो चीज उनको मिल रहा है वो सब कुछ कन्वीनियंट है एंड उनके जरूरत से ज्यादा चीजें उनको वहाँ पे दिया जा रहा है। अभी इससे ज्यादा अगर वो लोग कोई भी चीज को मांगेंगे उनसे तो ये मॉडली उनके लिए सही नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे मिजुकी फिर से लेलेई को पूछ लेती है कि क्या कोई भी चीज का उन्हें कमी नहीं हुआ? तभी वहाँ पे लेलेई भी आंसर करती है कि नहीं, उनको क्लोथ्स, फूड्स, नहाने के लिए पानी, सब कुछ टाइम टू टाइम दिया जाता है। इनमें भी अगर वो लोग इनकन्वीनियंस ढूंढेंगे तो बहुत कुछ है, लोगों का चाहना भी खत्म नहीं होगा, बट ये सब कुछ देने का जिम्मेदारी तो जेएसडीएफ का खुद का नहीं है, ये सब कुछ उनको खुद अर्न करना पड़ेगा। सो इसी वजह से लेलेई को कोई भी इनकन्वीनियंस फील नहीं हुआ है। अब यहाँ पे लेलेई को बैठने के लिए कहा जाता है, उसके बाद टुका को बुलाया जाता है आंसर देने के लिए। अब यहाँ पे मिजुकी टुका को सबसे पहले पूछ लेती है कि क्या उसका जो ईयर्स है वो सब रियल है? टुका भी यहाँ पे खुद के ईयर्स को ठीक तरीके से दिखाते हुए कहती है कि हाँ, ये ईयर्स सही में रियल है। अब यहाँ पे लेलेई एज ए इंटरमीडिएट एंड ट्रांसलेटर के हिसाब से बात कर रही थी लैंग्वेज बैरियर के लिए वजह से। जब आगे के सारे जापान के लोग ये देख पाते हैं कि टुका एक रियल लाइफ एल्फ है, वो लोग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ये देख के तो मिजुकी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि एक रियल लाइफ एल्फ उनके सामने है। तभी यहाँ पे मिजुकी खुद का सेकंड क्वेश्चन पूछ लेती है कि यहाँ पे जेएसडीएफ ने जब उन ड्रैगन के साथ लड़ाई किया था तो वहाँ पे क्या लोगों ने वो ड्रैगन अटैक को ठीक तरीके से हैंडल किया था? अब इसके रिप्लाई में टुका कह देती है कि उसको ठीक तरीके से इस बारे में पता नहीं है, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अनकॉन्शियस थी। ये सुन के यहाँ पे मिजुकी टुका को थैंक यू कहती है एंड खुद के सीट में जाके बैठ जाने के लिए बोलती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बुलाया जाता है रोरी मर्क्यूरी को। रोरी मर्क्यूरी का ब्लैक कलर का ड्रेस देख के मिजुकी यहाँ पे सोचने लगती है कि शायद से ये उसके लिए सही मौका हो सकता है जेएसडीएफ का जो इनकॉन्वीनियंस है वो सब कुछ पब्लिक के सामने ले आने का, बिकॉज कोई लड़की तभी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनती है जब उसका कोई क्लोज रिलेटिव या फिर फैमिली मेंबर मारी गई है। अब यहाँ पे मिजुकी रोरी मर्क्यूरी को पूछ लेते हैं कि उनका प्रोफेशन क्या है स्पेशल जोन में। रोरी मर्क्यूरी यहाँ पे उसका जो प्रिंसेस वाला फुल प्रोफेशन है वो बता देती है सबके सामने। अब यहाँ पे मिजुकी रोरी को पूछ लेती है कि इस ड्रैगन फाइट के अंदर रोरी का कोई फैमिली मेंबर क्या मारा गया था? अब ये सुन के रोरी यहाँ पे क्वेश्चन है उसे समझ नहीं पाती। तभी यहाँ पे लेलेई भी मिजुकी को ये कहती है कि रोरी को जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पे मिजुकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली रोरी को फिर से पूछ लेती है कि यहाँ पे जो ड्रैगन फाइट हुआ था वहाँ पे लगभग 150 सिविलियंस मारे गए थे एंड बहुत सारे बच्चे खुद के फैमिलीज को खो दिए थे। बहुत सारे सिविलियंस तो यहाँ पे चोट लगने की वजह से इंजर्ड भी थे, बट जेएसडीएफ का इतने सारे सोल्जर्स थे उनको एक भी खरोच नहीं आया। ये कैसे पॉसिबल है? लोगों ने क्या यहाँ पे जो नॉर्मल सिविलियंस है उन सबको एज ए शील्ड की तरह यूज किया था उस ड्रैगन फाइट में? नहीं तो जेएसडीएफ का एक भी सोल्जर इंजर्ड ना हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है। इसी वजह से वो रोरी मर्क्यूरी को पूछ लेती है जेएसडीएफ का रियल कलर को एक्सपोज करने के लिए। अब ये सब कुछ सुन के तो रोरी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के उसको
कह देती है कि क्या वो बेवकूफ है, जो सुन के मिजुकी समझ नहीं पाती एंड वो वहाँ पे रोडी मर्क्यूरी को पूछ लेती है कि क्या उसने क्या कहा अभी। तभी यहाँ पे रोडी बहुत ज्यादा क्लियरली कहती है कि क्या वो बेवकूफ है या फिर उसे समझ में नहीं आ रहा है वो लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तभी वो वहाँ पे मिजुकी को एक छोटी लड़की कह के कहती है कि ये जो सोल्जर्स हैं ये खुद के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे सिविलियंस को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रख के जाए थे उस ड्रैगन अटैक में। ये जो ड्रैगन अटैक था वो इतना ज्यादा सडन था कि उन लोगों के लिए समझना इम्पॉसिबल था, बट यहाँ पे फिर भी उन लोगों ने उस ड्रैगन को इंज्योर्ड करके वहां से भगा दिया, वरना और भी बहुत सारे सिविलियंस वहां पे मारे जाते। एंड उसके साथ साथ जेएसडीएफ फुलजस ने वो सब कुछ किया जो उनको करना था। अब यहाँ पे रोडी ये भी कह देती है कि सोल्जर्स को खुद का जान का ध्यान रखना ये कोई गलत चीज नहीं है। लोगों ने खुद के सेफ्टी को ध्यान रखा, इसी वजह से वो लोग आज बच पाए। उन सारे के सारे रेफ्यूजीज को एक घर मिला, वरना उनमें से कोई भी वहां पे बच नहीं पाता। वो यहाँ पे क्या देती कि अगर हम जैसे सोल्जर कॉन्वीनियंटली बैटलफील्ड पे जान गंवाने लगे तो उन सब का सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा। तभी यहाँ पे रोडी फिर से मिजुकी को लिटिल गर्ल कह के चिढ़ाने लगती है। अब यहाँ पे मिजुकी भी चिढ़ाते हुए रोडी को लिटिल गर्ल कह देती है। अब ये सुन के रोडी गुस्से में खुद के वेपन को बाहर निकालती है, वहाँ पे एक सीन क्रिएट करनी ही जाती है। उससे पहले टोमी आके वहाँ पे रोडी को रुक जाने के लिए कहता है एंड उसे उस सीट में बैठा लेता है। वो यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करने लगती है कि जो एजिंग फैक्टर है वो स्पेशल रीजन में थोड़ा सा अलग है एंड यहाँ पे इस हॉल में जितने सारे लोग बैठे हुए हैं उन सब के अंदर रोडी सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट। तभी यहाँ पे मिजुकी उन सबको पूछ लेती है कि उनका एज फिर कितना है। रोडी यहाँ पे कहती है कि उसका एज अभी 961 ईयर्स है, जो सुन के सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इवन मिजुकी भी बिलीव नहीं कर पाती। उसके बाद टूका को उसका एज बताने के लिए कहा जाता है। टूका यहाँ पे खुद का एज 165 ईयर्स कहती है। फिर यहाँ पे लिली भी खुद का एज रिवील करके कहती है कि वो 15 ईयर्स में, जो सुन के मिजुकी थोड़ा सा राहत का सांस लेती है। अभी यहाँ पे मिजुकी लिली को फिर से वहाँ पे बुलाती है, ये सारा का सारा एजिंग फैक्टर जो है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। अब लिली वहाँ पे उठ के आके सबसे पहले ये कहती है कि उनके वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस नहीं रहते, वैसे भी ह्यूमंस का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा होने के बावजूद वहाँ पे एल्व्स एंड और भी बहुत सारे टाइप्स के डेमी ह्यूमंस रहते हैं। जैसे एल्व्स जो है उनका उम्र बहुत ज्यादा होता है एंड उनका एजिंग फैक्टर बहुत ज्यादा जो है, इसी वजह से वो लोग बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। तो ह्यूमंस है उनका नॉर्मल एज 70 to 75 ईयर्स तक होता है एंड रोडी मर्क्यूरी एक गॉडेस है, इसी वजह से उनके लिए ये एजिंग फैक्टर तरीके से काम नहीं करता। 1000 ईयर्स के बाद रोडी मर्क्यूरी एक स्पिरिट में कन्वर्ट होके इन्फिनिट एज तक जिंदा रह सकती है, जो सुन के उन सभी का दिमाग ही हिल जाता है एंड जापानीज लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है ये चीज को लेके। फिर हम लोग प्रिंसेस लाडा को देख पाते हैं जो दोनों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बात कर रहे थे। उन दोनों ने यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स किया था and उन सारे एग्रीमेंट्स के अंदर एक ऐसा भी एग्रीमेंट था जो सुन के प्रिंसेस लाडा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पे जापानीज सोल्जर्स ने टोटल ऑफ 6000 सोल्जर्स को कैद करके रखा था जो स्पेशल जोन के थे एंड जापानीज गवर्नमेंट इन सारे सोल्जर्स को छोड़ देने के लिए भी राजी थे। अगर यहाँ पे सारे सिविलियंस को जो अभी तक स्पेशल जोन में फंसा हुआ है सबको प्रिंसेस लाडा खुद की किंगडम में जाके छोड़ देती है तो एंड वहाँ पे वो लोग एक एग्रीमेंट भी साइन करेंगे जिससे बाद वाले टाइम पे जापानीज आर्मी के साथ उनका जो एम्पायर है उनमें कोई भी वॉर ना छिने। अब यहाँ पे प्रिंसेस लाडा सबसे पहले डिमांड करती है कि जितने सारे प्रिजनर्स हैं उन सबका पहले वो आइडेंटिफिकेशन करना चाहती है, उसके बाद ही वो लोग डिसाइड करेंगे ये डील उनको मानना है या नहीं। तभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल लड़की प्रिंसेस लाडा के साथ हैंडशेक करती है सक्सेसफुल एग्रीमेंट के लिए। अब वो लोग डाइट हाउस से निकल गए थे, तब से के सब अभी बस में बैठ के जा ही रहे थे। तभी हम लोग देख पाते कि उस बस के पास से एक गाड़ी आके बस को रोक देता है। वहाँ पे कुमाकाडो भी ये चीजें देख पाता है, बट यहाँ पे उन लोगों का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया था बिकॉज टामी उन सबके साथ मेट्रो स्टेशन से आ रहे थे खुद के डेजिग्नेटेड लोकेशन पे। वहाँ पे जो बस था वो इटामी ने एज ए डिकॉय की तरह यूज किया था। अब यहाँ पे मेट्रो में जाते हुए वो लोग थोड़ा सा डरे हुए थे बिकॉज पहली बार इस तरीके का कोई व्हीकल करे थे। अब वहाँ पे इटामी ये भी देख पाता है कि रोडी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी बिकॉज यहाँ पे उस टाइम पे रोडी का एक गॉडेस के साथ एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पे रोडी को उस गॉडेस का साथ शादी करना था। बट यहाँ पे रोडी को ऐसा लग रहा था कि इस व्हीकल में जाते जाते शायद से वो गॉडेस आके उसको लेके चली जाएगी। तभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन में कुमाकाडो भी उन सबको ज्वाइन करता है। यहाँ पे कुमाकाडो एंड इटामी थोड़ा बहुत बात करने लगते हैं। तभी यहाँ पे रोडी कह देता है कि वो और ज्यादा खुद के डर को संभाल नहीं पा रही है। अब यहाँ पे इटामी कहता है कि और 2 स्टॉप्स के बाद ही वो लोग खुद के डेजिग्नेटेड लोकेशन में पहुंच जाएंगे, इसीलिए तब तक अगर रोडी खुद के डर को काबू में रख पाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो ट्रेन था वो लाइन ट्रांसफर कर रहा है, जो सुन के इटामी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसी वजह से वो जो अगला स्टेशन आ रहा था वहीं पे उतर जाता है। ये देख के माकाडो वहाँ पे इटामी को रोके कहता है कि वो लोग तो प्लान से हट रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से उन लोगों को प्लान से नहीं हटना चाहिए। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जो ट्रेन था वहाँ पे कनेक्शन चले जाने की वजह से अगला जो स्टेशन था वो ट्रेन रुक जाता है एंड यहाँ पे वो लोग समझ पाते हैं कि उनका जो एनिमीज है उन लोगों को ये जो मेट्रो वाला प्लान था वो भी समझ में आ गया। इसी वजह से इटामी ने ये डिसीजन यहाँ पे लिया था। अब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद कुमाकाडो यहाँ पे समझने लगता है कि ये जो उनके एनिमीज हैं उन लोगों ने फुल प्रूफ
पहन करके आया था, जिसकी वजह से वो लोग सबसे पहले बस को रोके थे, उसके बाद यहाँ पे मेट्रो स्टेशन को भी रोक दिया। अभी उन लोगों को बहुत ज्यादा छुप के सेफ लोकेशन में जाना पड़ेगा। अभी हम लोग देख पाते हैं कि एक लड़का यहाँ पे रोडी का जो वेपन है उसे टकरा के नीचे गिर जाता है। वो जो वेपन था उसका वेट बहुत ज्यादा रहने की वजह से वो जो लड़का था वो उठ नहीं पाता। यहाँ पे कोमाकाडो उस लड़के को हेल्प करने के लिए उस वेपन को उठा नहीं चाहते, तभी वो वेपन का वेट की वजह से कोमाकाडो का जो बैग था वही टूट जाता है। इसी वजह से इटामी को वहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है कोमाकाडो को ले जाने के लिए, एंड कोमाकाडो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तभी यहाँ पे इटामी का सबॉर्डिनेट पूछ रही थी कि अभी उन सबको कहाँ पे जाना चाहिए। तभी इटामी के पास एक प्लान था कि कहाँ पे उन लोगों को अभी रहना चाहिए। तभी हम लोगों को एक लड़की दिखाया जाता है जो उसका काम कर रही थी, एंड वहाँ पे ना ही उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी था, ना ही गैस, ना ही खाना। ये लड़की बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वे पे रह रही थी। हम लोग देख पाते कि यहाँ पे इतामी इस लड़की के लिए फूड लेके आया था, जो देख के वो लड़की तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड इतामी के पास से वो फूड ले लेती है। अब बाहर से इतामी का सबॉर्डिनेट एंड रोडी, टूका, लेलेई, प्रिंसेस लाडा भी देख रही थी। यहाँ पे इतामी का सबॉर्डिनेट इतामी को पूछ लेता है कि ये लड़की कौन है। तभी यहाँ पे इतामी सबको अंदर आने के लिए कहता है, फिर उन सबको इंट्रोड्यूस करता है। ये लड़की उसका एक्स वाइफ है, जो सुन के सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ये जो न्यूज है ये सुन के सबके सब तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इवन इटामी का जो सबॉर्डिनेट लड़की था वो भी यहाँ पे कह देती कि कैप्टन जैसा क्रेजी पर्सन को भी कोई शादी कर सकता है। तभी वो लड़की यहाँ पे कह देती कि किसको वो क्रेजी कह रहा है। तभी कैप्टन का सबॉर्डिनेट लड़की भी कहता है दोनों को, बट यहाँ पे उन दोनों को देख के ऐसा भी लगता है कि गॉड ने उन दोनों को ऐसे जोड़ी के हिसाब से नीचे बनाया था, इसी वजह से वो लोग हस्बैंड वाइफ हुए हैं। अब वो सब लोग यहाँ पे रूम पे बैठ के बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए थे, रूम पे इधर उधर देख रहे थे। प्रिंसेस लाडा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत किताब को इधर उधर देख रही थी। तभी यहाँ पे टमी का सबॉर्डिनेट टोमिटा टमी को पूछ लेता है कि इवन दो उनका एक्स वाइफ उनका बहुत ज्यादा क्लोज में, फिर भी वो एक सिविलियन है, इट्स जैसा डेंजरस वर्क के लिए क्या इस घर पे रहना उनके लिए सही रहेगा। एंड उसके साथ साथ कोमाकाडो को उस तरीके से उस एरिया पे छोड़ के आना भी उनको सही नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पे इटोमी का एक्स वाइफ भी पूछ लेती है कि ये सब कुछ तो ठीक है, बट इतना ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में उसे क्यों लिया जा रहा है। अब ये सब कुछ के रिप्लाई में इटोमी भी कहता है कि उसे कोमाकाडा का साथ थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे वो जितना देख पा रहा था उससे उसे ऐसा ही लग रहा था कि कोमाकाडा साथ से कोई भी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं कर रहा है, बट उसका आसपास में जितने सारे लोग हैं उनमें से ही कोई का ये जो मिशन है उन सबका इन्फॉर्मेशन लीक किया है, जिसकी वजह से उनका जो पोजीशन है ये सब कुछ उनके एनिमीज को सबसे पहले पता चल जा रहा है। तो हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे टोका, रोरी एंड लेलेई एंड इतामी आडोई सो गए थे। प्रिंसेस लाडा एंड उनका जो नाइट थी वो किताब को पढ़ के थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचने लगती है इस तरीके का आर्ट भी इस वर्ल्ड पे एग्जिस्ट करता है। अब टोमिटा भी यहाँ पे इरामी का एक्स वाइफ को पूछ लेती है कि वो लोग तो अभी डिवोर्स हो गया है, बट यहाँ पे उन दोनों को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों पहले हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो यहाँ पे उनको कोई भी फीलिंग नहीं है क्या इटामी को लेके। अब यहाँ पे इटामी का एक्स वाइफ उनको समझाती है कि ऑफ कोर्स उन दोनों का डिवोर्स बहुत पहले हो गया था, बट वो लोग थोड़ा सा अलग टाइप के कपल है। यहाँ पे जब डिवोर्स होता है उनको नहीं पता कि कैसा फीलिंग आता है बाकी सारे कपल्स के अंदर, बट उनको वैसा फीलिंग्स नहीं आया था। वो लोग अब भी एक बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है एंड एक दूसरे का कॉन्टेक्ट हमेशा करते रहते हैं। अब सवेरे होने के बाद इटामी सबको कहता है कि वो लोग शॉपिंग करने के लिए एंड उसके साथ थोड़ा सा मजा करने के लिए पहाड़ में जाएंगे एंड जापान को थोड़ा सा घूमेंगे। अब ये सुनकर टोमिटा तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, बट यहाँ पे इटामी कहता है उसे उतना ज्यादा परेशानी ना लेने के लिए। फिर इटामी का एक्स वाइफ यहाँ पे सबको कहती है कि उसके पास परफेक्ट प्लान है उनको कैसे शॉपिंग स्टार्ट करना है इसका, एंड वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ पे प्रिंसेस लाडा एंड उनका जो सबॉर्डिनेट नाइट थी वो तरीके का आर्ट को देखने के लिए मीटा को रिक्वेस्ट करती है लाइब्रेरी ले जाने के लिए। इसी वजह से वो तीनों अभी एक अलग जगह पे जाने वाले। अब यहाँ पे इटोमी रोडी को पूछ लेती है क्या उसे कोई नया कपड़ा नहीं चाहिए पहनने के लिए, बट रोडी यहाँ पे कहती है कि नहीं, बिकॉज जैसे प्रीस्टेस के लिए जो कपड़ा वो पहनी हुई है यही सही है, वो कभी भी कपड़े चेंज नहीं करती है। एंड यहाँ पे हम लोग समझ पाते हैं कि रोडी उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, बट जब वो लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है तब रोडी के नजर पे एक ड्रेस पड़ती है जिसे देख के रोडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब रोडी, टूका एंड लेलेई तीनों ही एक दूसरे के लिए ड्रेस खरीदते हैं। यहाँ पे इटामी का एक्स वाइफ सबके ड्रेस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उनको कहती है कि वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं इस ड्रेस में। अब यहाँ पे प्रिंसेस लाडा एंड उनका सबॉर्डिनेट जो थी वो लोग तो लाइब्रेरी पहुंच चुके थे। लाइब्रेरी का साइज एंड उनके बुक्स का कलेक्शन देख के वो भी हैरान हो जाते हैं कि इतना ज्यादा बुक्स, इतना ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हर एक सिविलियंस के लिए अवेलेबल है, वो भी फ्री में। तभी यहाँ पे टोमिटा उन दोनों को पूछ लेती है कि उनको कौन से टाइप का बुक्स यहाँ पे चाहिए। तभी यहाँ पे प्रिंसेस लाडा कहती है उनको इस टाइप के आर्टिस्टिक बुक्स चाहिए। यहाँ पे इटामी भी थोड़ा सा बाहर निकल के अकेले घूम रहा था। वो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बहुत कॉमिक्स पढ़ता है, उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से जाके एक पार्क के पास में मिलता है। अब ये जो आदमी था ये था जापान का डिफेंस मिनिस्टर कोनाउ तारू। अब यहाँ पे इटामी एंड कोनाउ तारू एक दूसरे को बहुत पहले से पहचानते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये लोग एक लेक के पास में थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ बातें करते हैं एंड उनके ओल्ड टाइम्स को रिमेम्बर करते हैं। यहाँ पे इटामी ने उनको एक मांगा बुक भी में दिया था। अब ये सब कुछ बात खत्म होने के बाद कोनाउ तारू यहाँ पे इटामी को ऑर्डर देता है इतने सारे
सारे के गेस्ट हैं उन सबको एक जगह पे ले आके उनको उनका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली चल के डेजिग्नेटेड लोकेशन में भेज देना। अब ये ऑर्डर सुन के इटामी भी एग्री हो जाता है एंड उनको सल्यूट करता है। अब यहाँ पे वो सबके सबने बहुत अच्छे तरीके से शॉपिंग किया था, बट प्रिंसेस लाडा एंड उनका जो सबॉर्डिनेट नाइट थे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट थे, बिकॉज यहाँ पे टोमिटा ने रिफ्यूजन में आके उनको ग्रीक स्टैचू म्यूजियम दिखा दिया था, बट वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा जापानीज कल्चर के आर्टिस्टिक बुक को देखना चाहते थे। अब डिफेंस मिनिस्टर कानाउटारू के साथ स्पेशल रूम में कर्नल यूजेकी मिलने आए थे, बिकॉज यहाँ पे जो मिशन चलने वाला था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड यहाँ पे वो लोग इटामी एंड बाकी सबके ऊपर नजर रखने वाले थे एंड उनके सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देने वाले थे सर्विलेंस कैमरा के थ्रू। अब यहाँ पे एक हाईली एक्सपर्ट टीम सिलेक्ट किया जाता है इस मिशन के लिए एंड वो सब के सब सैटेलाइट कैमरा एंड सर्विलेंस कैमरा के हेल्प से इटामी एंड उनके ग्रुप के ऊपर नजर रखे हुए थे। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड सोल्जर्स भी थे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे हेवीली आर्म्स से। अभी उन लोगों के सेफ्टी के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने उनको एक हॉट स्प्रिंग होटल में रखने का बंदोबस्त किया था जहाँ पे उनके अलावा और कोई भी नहीं था। अब वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मजे भी करते हैं जापानीज हॉट स्प्रिंग का। प्रिंसेस लाडा, टूका, लिली एंड रोरी के लिए तो ये जापानीज हॉट स्प्रिंग बहुत ज्यादा नया चीज था, बट बाकी जितने सारे लोग थे वो तो उनके छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे सबके सब बहुत ज्यादा मजा कर रहे हैं। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर केनेउटारू एंड कर्नल ryuzaku ये पूरा का पूरा जो प्लान है इसके बारे में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। अब इटामी के ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए दूसरी कंट्री के बहुत सारे सोल्जर्स भी वहाँ पे आया था, जिन सारे सोल्जर्स को जापानीज आर्मी बहुत ही आसानी से काबू कर लेता है और उन सबको मार भी देता है। यहाँ पे जो जापानीज आर्मी थे वो बहुत ज्यादा प्लान में ये काम कर रहे थे। तभी यहाँ पे ये सब कुछ देख के कानाउटारू कर्नल को पूछ लेते हैं कि उन लोगों के पास क्या दिमाग नहीं है, लोग इस तरीके से खुद के मैन को खुले मैदान में भेज रहे हैं लड़ने के लिए। यहाँ पे जापानीज मिलिट्री ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इन सारे सिचुएशन के लिए। शायद से दूसरे कंट्री के मिलिट्री ग्रुप्स हैं उनका कोई और प्लान है, इसी वजह से कानाउटारू यहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है फोन पे। तभी हम देख पाते हैं कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर के पास अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर का फोन आता है। यहाँ पे अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर जापानीज प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा धमकाने लगते हैं कुछ पेपर्स के थ्रू। ये सारा का सारा जो पेपर्स था ये जापान के प्रीवियस सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके स्कैंडल को लेके था, इसी वजह से जापानीज प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा डर जाते हैं। यहाँ पे यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को पूछ लेते हैं कि उनका भी डिमांड क्या है एंड इन सारी चीजों को वो सीक्रेट रखे इसका भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कह देता है कि इतने सारे सोल्जर्स को उन्होंने उस एरिया पे भेजा था गेस्ट को ले आने के लिए, वो सारे के सारे अभी मारे जा रहे हैं, बट यहाँ पे उन्होंने एक और स्पेशल स्क्वाड को भी भेजा है। इसी वजह से वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता है जापान का जितने सारे मिलिट्री सोल्जर्स हैं उन सबको वहां से हटाने के लिए, जिससे वो लोग